गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, इस उम्मीद के साथ कि तुम ऐसा पढ़ाई में बहुत बढ़िया कहीं ना कहीं लगे हुए होगे। टॉपिक आज नया शुरू करते हैं और मार्कर चेंज कर दीजिए। परिवहन और जनसंचार। वैसे तो आज मैं सोच रही थी कि पहले खिलाड़ियों वाला टॉपिक पढ़ा दूं, लेकिन मुझे लगा कि कल हमने पुरस्कारों में बहुत सारे खिलाड़ियों के बारे में पढ़ा था, तो ऐसा ना हो कि दिमाग में सारी चीज़ें पजल हो जाओ, परेशान फील करो। इसीलिए मुझे लगा बीच में खिलाड़ियों से पहले एक बार हट के थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक जैसी पढ़ने से क्या होता है, दिमाग पे प्रेशर हो जाता है। तो कल हमने पुरस्कारों के बारे में पढ़ा था, पुरस्कारों से ही जुड़ा टॉपिक था खिलाड़ी का, कौन किस खेल से संबंधित है और अलग अलग स्टेडियम कहाँ पे कौन कौन से हैं अपने यहाँ, इस तरह के क्वेश्चंस। तो वो एक चैप्टर है पूरा और उसी पर बेस्ड है जो कल पढ़ा था। तो उस चैप्टर को एक दो दिन बाद पढ़ लेंगे ताकि दिमाग थोड़ा सा तब तक उन चीज़ों को पचा ले जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हम बातचीत करेंगे परिवहन और जनसंचार की। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हरियाणा में परिवहन की दृष्टि से अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा एक समृद्ध राज्य कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप देखो लगभग गाँवों में, सब गाँवों में यहाँ बसेस चलती हैं। यहाँ आपके हर ज़िले की कनेक्टिविटी, एक मेवात को छोड़ दीजिए, बहुत बड़े लेवल पे नहीं, लेकिन बाकी जितने आपके ज़िले हैं सभी की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। ट्रेन्स के साथ सब जुड़े हुए हैं और सड़कें तो फिर हर ज़िले में, हर गाँव में आपकी पहुँची हुई हैं। पक्की सड़कों के घनत्व की बात करें तो भी हरियाणा बाकियों से काफ़ी आगे है। और अगर आसपास के राज्यों से कनेक्टिविटी की बात करें तो आप दिल्ली से देखिए, रेल से जुड़ा हुआ है हरियाणा, दिल्ली से सड़क परिवहन से जुड़ा हुआ है। और अगर बात करें चंडीगढ़ की तो वहाँ भी हम सड़क से जुड़े हुए हैं। पंजाब के साथ देखें, आसपास के किसी भी रीजन की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, उत्तराखंड की बात कर लें, हिमाचल की, तो रोड के साथ हर एक के साथ हमारी कनेक्टिविटी है। और दो बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल के एयरपोर्ट्स आपके आसपास ही पड़ते हैं, एक दिल्ली में और एक आपके चंडीगढ़ में। और अब तो हरियाणा का हिसार जो है इसको भी डेवलप लगभग कर दिया गया है। और उतनी स्पीड से तो अभी काम नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी अब फ्यूचर के लिए हमने इसको एक तरह से मान लीजिए कि 100% अपनी तरफ से सरकार ने काम करके छोड़ दिया। अब ये भारत सरकार के मंत्रालय देखेंगे कि कब यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट को विकसित किया जाएगा। बाकी बेसिक काम हमारी सरकार ने करके हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार को सौंप दिया। तो इसका मतलब हरियाणा में अगर सड़कों की बात करें, वायु परिवहन की बात करें और मेन तो यही है रेल, तीन चीज़ें, क्योंकि इन तीनों के साथ आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि हरियाणा समृद्ध है। जैसे बहुत सारे इलाके होते हैं, यूपी के कई इलाके हैं, बिहार के, उड़ीसा के, जहाँ ना सड़कें जाती हैं पक्की, ना वहाँ ट्रांसपोर्टेशन के साधन हैं। अब आप ये शुक्र मनाइए कि हरियाणा एक रिच स्टेट है, हरियाणा का जीडीपी बहुत अच्छा है, इसलिए हरियाणा के हर गांव तक ट्रांसपोर्टेशन की पहुंच है, हर गांव तक सड़क जाती है। कोई ऐसा इलाका नहीं है कि जहाँ सड़कें ना हो या सड़क पे चलने वाले साधन ना हो। तो कनेक्टिविटी होना भी बहुत बड़ी बात है और इसीलिए यहाँ की जनसंख्या के पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं। आप जो ये इजीली स्कूल कॉलेज तक, आपकी यूनिवर्सिटी तक पहुँच है ना, इसका कारण है सड़कों का होना, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाओं का होना। एक आम इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डलता है अगर उसके आसपास कनेक्टिविटी ना हो। मान लीजिए गांव से कोई बढ़िया रोड अगर शहर की तरफ नहीं जाते तो कौन अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजेगा? भाई सुनसान वीरान इलाके में तो आप अपनी बहन बेटियों को नहीं भेज सकते ना। यानी एजुकेशन भी सीधे प्रभावित होती है कि आपकी कनेक्टिविटी कितनी आसान है। अगर आप पूरे राज्य को देखें तो हम चारों तरफ से सड़कों का जाल देखते हैं। नेशनल हाईवेज यहाँ पर हैं, स्टेट हाईवेज यहाँ पर हैं और लोकल लेवल पर भी सड़कें बहुत बढ़िया हैं। बढ़िया से मेरा मतलब है, अब इंडिया में बढ़िया का मतलब सड़क होना ही बढ़िया है। गड्ढे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे और चाहे आपके डिस्ट्रिक्ट की, ज़िले की सड़कें हों, लेकिन कम से कम कनेक्टिविटी है, इस बात में भी हम खुश हो सकते हैं। हरियाणा में अगर मैं रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं तो आपके यहाँ कई बढ़िया तरीके की बसेस भी चलने में देखने में आई हैं। जैसे आपके यहाँ आम आदमी की खास बस चलती है, आपके यहाँ पे एसी वॉल्वो बस चलती हैं, आपके यहाँ सीएनजी की बसेस भी चलती हैं। अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरह से पदार्पण कर दिया, शुरुआत कर दी। आने वाले टाइम में दिल्ली की तरह जगह जगह आप देखेंगे सीएनजी और ये सब बसें। जैसे दिल्ली भी तो ऐसी ही था ना, कभी तो स्टार्ट हुआ ही था। आज आप चारों तरफ देखो, दिल्ली में लो फ्लोर एसी बसेस हर जगह दिखती हैं। तो ऐसे ही हरियाणा में शुरुआत हो गई है, आने वाले दौर में उसमें भी हम देखेंगे कहीं ना कहीं इजाफा होगा। लगातार हरियाणा में बस डिपो बढ़ाए जा रहे हैं, बसेस की संख्या बढ़ाई जा रही है, रोड्स लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ 1 नवंबर 1966 को, तो महज 8,000 किलोमीटर
टोटल सड़कों की लंबाई थी, आज वो बढ़ बढ़ के 38,000 किलोमीटर हो गई। तो कितना तो इजाफा कर लिया हमने। ये पक्की सड़कों की बात हो रही है, कच्ची की बात नहीं कर रही। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इतने सालों में बहुत ज़्यादा हम लोगों ने कनेक्टिविटी बना ली अपने पूरे राज्य के अंदर। ज़िले से ज़िला जुड़ा हुआ है, हर गाँव से दूसरे गाँव की कनेक्टिविटी है। तो इस सेंस में देखें तो बढ़िया बसेस चल रही हैं, आपके आसपास 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, आपके खुद के हरियाणा के अंदर सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में जैसे फ्लाइंग भाई सीखना है हमें, प्लेन उड़ाना, या जो इस तरह के कोई शौक भी रखते हैं लोग, तो एरो स्पोर्ट्स उनको कहा जाता है, एरो स्पोर्ट्स। तो उसके लिए भी आपके हरियाणा के नारनौल में, मतलब महेंद्रगढ़ के बड़े शहर में एक पूरा कॉम्प्लेक्स विकसित कर दिया है। तो ये तो अमीरों के शौक होते हैं, जो आपके हरियाणा के नारनौल में एक एरो स्पोर्ट्स की पूरी पट्टी विकसित की गई है। राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उसको नाम दिया गया है। इसके अलावा आपके जो ये है ना नारनौल है, और आपका ये पिंजौर है, और करनाल है, हिसार है, भिवानी है, इनमें तो एविएशन के ऊपर, मतलब उड्डयन, जो ये प्लेन्स और ये सब हैं, इनके ऊपर फ्लाइंग क्लब्स भी डेवलप किए गए हैं, जहाँ जो है जिसका इंटरेस्ट हो उस फील्ड में फ्लाइंग क्लब को ज्वाइन कर सकता है। पैसा ज़्यादा लगता है, वो अलग बात है, आम आदमी के लिए नहीं है, पर फिर भी कम से कम सुविधा तो है। तो बहुत सारी चीज़ों में हरियाणा लगातार आगे ग्रोथ कर रहा है, विकास कर रहा है, और इसी सीरीज़ में, विकास के इस क्रम में, हम धीरे धीरे सब चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ लेते हैं, ताकि हमें एग्जाम में दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए। परिवहन और जनसंचार, ट्रांसपोर्टेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन। मैं काफ़ी दिनों से आपको कह रही थी कि लगभग कंप्लीशन पे आ गया कोर्स, तो ये कंप्लीशन के लास्ट चरण के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं, और अब इसके बाद आपके पास पढ़ने के सिर्फ हार्डली 2 दिन और बचेंगे, टॉपिक हमारे पूरे हो जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन में पढ़ते हैं। हरियाणा परिवहन की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया, इस लाइन का कारण मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि यहाँ रोड ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे हैं। यहाँ एयर की बात करें हम, तो उसका भी कनेक्टिविटी आपकी बहुत अच्छी है। भाई चंडीगढ़ आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, और ना ही दिल्ली आपसे ज़्यादा दूर। आपके हिसार में खुद डेवलप कर रहे हैं, एविएशन क्लब्स आपके खुद के शहरों में हैं, एरो स्पोर्ट्स आपके शहर में है। और अगर रेलवे ट्रैक की बात करें तो आप ये देखो, रेवाड़ी एक ऐसा जंक्शन है जिसमें से 6 डायरेक्शन में ट्रेन चलती हैं। और आपकी दिल्ली से अगर आप देखते हैं तो दिल्ली से ये सोनीपत पानीपत वाली जो रूट है, अंबाला फिर आगे निकल जाता है वो। तो ये अंबाला की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा, जैसे हेडक्वार्टर, बड़ा ना कहें, हेडक्वार्टर कहें नॉर्दर्न रेलवे का। रेलवे के आपके देश में आज की डेट में 18 जोन हैं, जिनमें से 3 जोन की रेलवे आपके यहाँ चलती है। तो कितनी बड़ी बात है, छोटे से हरियाणा में 3 जोन कवर करते हैं यहाँ की ट्रेन चलने में। कौन कौन से? एक तो नॉर्दर्न रेलवे है, एक नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है, और एक नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है। तो टोटल 18 जो जोन है, उसमें से 3 जोन की ट्रेन आपके यहाँ चलती हैं। तो आपको देखो, छोटी सी तो आइडेंटिटी है हरियाणा की। टोटल इंडिया का कितना छोटा 1.34% का हिस्सा लेके बैठे हैं, उसमें 18 में से 3 जोन की ट्रेन आपके हरियाणा को जिग जैग तरीके से कवर करती हैं। तो इसका मतलब आपकी कनेक्टिविटी हर तरीके से बहुत बढ़िया है। तो पहली लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा। हरियाणा परिवहन की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। राज्य के आर्थिक विकास में यातायात मार्ग, यानी जो आप अमीर की बात करते हैं ना, हम जीडीपी में आगे हैं। हम हरियाणा के ये गुड़गांव, फरीदाबाद, टोटल हरियाणा के टैक्स कलेक्शन का 50% देते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है इतनी ग्रोथ कब होती है? जब ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो। तो देखो क्या कह रहे हैं, आर्थिक मतलब पैसे वाला। इस विकास में यातायात मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और परिवहन साधनों का प्रमुख योगदान रहा है। आपके यहाँ मार्केट तभी तो डेवलप होगा जब ट्रांसपोर्टेशन होगा। अगर आपके यहाँ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो मार्केट कैसे डेवलप होगा? आप जितने इलाकों की बात करें, आपके यहाँ बड़े बड़े फूड पार्क्स हैं, मेगा फूड पार्क्स हैं, इंटरनेशनल लेवल की आपकी मंडी डेवलप हो रही है गन्नौर में। तो ये सब कब हो सकता है? जब आपके यहाँ कनेक्टिविटी अच्छी हो, नहीं तो कौन पैसा लगाएगा यहाँ? इसीलिए आपके यहाँ पे ग्रोथ अच्छी है। हरियाणा में लगातार सड़कों का विकास हो रहा है। 1966 जब हरियाणा बना, में हरियाणा के गठन के समय सड़कों की 8,000 किलोमीटर लंबाई थी। 8,137 ना भी याद रहे कोई बात नहीं, एक नियर अबाउट का फिगर आपको याद रखना है, 8,000 किलोमीटर। आज बढ़ के 38, जब ये मैंने किताब लिखी तब कम थी, 26, अब 38 प्लस है। तो 8,000 किलोमीटर थी, जो अब लगभग 26,022 छोड़ दो, 26,000 किलोमीटर। और ये 2018-19 के आंकड़े हैं, अब तो और लंबाई बढ़ गई है, अब 38,000 किलोमीटर। वैसे 38,400 कुछ है, कोई बात नहीं, आप राउंड फिगर याद रखो। 8,000 से ग्रोथ करके आप 38,000 पे आ गए आज। तो बहुत बहुत बढ़िया ग्रोथ है हमारी, ठीक है।
देश का कुल राष्ट्रीय राजमार्ग, आप जानते हैं ना 2 तरह के राजमार्ग होते हैं, एक नेशनल हाईवेज, एक स्टेट हाईवेज। नेशनल हाईवेज का सारा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और स्टेट हाईवेज का खर्चा स्टेट गवर्नमेंट, भाई रोड बनाना है, मेंटेनेंस है, सारे काम। तो ये कह रहे हैं देश के टोटल जो नेशनल हाईवेज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनवाती है उसका 2% बस हरियाणा में है। अभी आप कह रहे हैं हरियाणा बहुत रिच है, हरियाणा की कनेक्टिविटी अच्छी है, लेकिन नेशनल हाईवेज का पूरे देश में 100 में से सिर्फ 2% आपके पास है। आबादी भी आप 2% ही लेके बैठे हैं, एरिया आप 1.34% लेके बैठे हैं, आबादी 2 पॉइंट समथिंग, तो 2.7 के आसपास है शायद, ये 2.1 है, 7 नहीं, तो 2% उतने ही लगभग नेशनल हाईवेज हैं। आधुनिक बसें चल पड़ी हैं, अब एसी बस चल रही है हरियाणा में, सारथी वॉल्वो, वॉल्वो बस होती है ना, देखी होंगी आपने, जो थोड़ी लग्जरी ज़्यादा होती है उनमें आम बसों के मुकाबले, तो एसी बस है सारथी वॉल्वो नामक बस की सुविधा है। तो पूछेंगे हरियाणा में निम्न में से कौन सी एसी बस है, और 3-4 के नाम आएंगे, तो सारथी जो बस है ना आपकी वो एसी बस है। आम आदमी की खास नहीं लिखा यहाँ टाइपिस्ट ने, यहाँ लिखना था आम आदमी की खास बस, आम आदमी की है लेकिन खास बस है, ये है हरियाणा गौरव। तो आम आदमी की खास बस का नाम है हरियाणा गौरव। एसी बस कौन सी है, सारथी वॉल्वो, और वो उसके बाद एक और आएगी, हरियाणा में सीएनजी बस सेवा के रूप में हरियाणा उदय नामक बस चलाई गई है। तो ये 3 क्वेश्चन बन गए, अगर कहें एसी तो सारथी वॉल्वो, आम आदमी की खास बस तो हरियाणा गौरव, और अगर कहें एसी लो फ्लोर बसेस सीएनजी वाली, देखो ये रही सीएनजी वाली, तो हरियाणा उदय। सीएनजी से उदय होगा, आम आदमी गौरव महसूस करेगा इसमें बैठ के, और एसी है तो सारथी के साथ है, ठीक है, एसी सारथी वॉल्वो, आम आदमी गौरव फील करेगा तो नाम क्या है, हरियाणा गौरव, और सीएनजी है तो उदय होगा, सीएनजी यूज करेंगे तो उदय होगा, आगे बढ़ेंगे, तो सीएनजी वाली हरियाणा उदय। ऐसे याद करके जानी पड़ती है, ये पेपर में आती हैं। हरियाणा उदय क्या है, उदय कब होगा, सीएनजी वाली, और आम आदमी की गौरव हरियाणा गौरव, और एसी सारथी वॉल्वो, ठीक है। वो सारथी वॉल्वो जो है ना वो पूरे हरियाणा में नहीं चलती, वो चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए है, और तो फिर ये यही रूट कवर करके तो जाएगी अपने हरियाणा वाला, और एक आपकी गुड़गांव के लिए है, तो आप इसीलिए आप इंक्लूड कर रहे हैं अपने आप को। 1966 में नेशनल हाईवे 767 किलोमीटर लंबे थे, अब ये बढ़ बढ़ के 3000 तो 4000 प्लस हो गए हैं। आपके राज्य की बात करें जो 2% की बात कर रहे थे। जगाधरी आपके यहाँ एक रेलवे वर्कशॉप है। आपके देश में ना सबसे फास्टेस्ट ट्रेन थी शताब्दी एक्सप्रेस, अब तो गतिमान आ गई 2016 से। शताब्दी एक्सप्रेस पंडित नेहरू के 100 साल पूरे होने की खुशी में चलाई गई थी, राजीव गांधी के टेन्योर में। 1988-89 के रेल बजट में शताब्दी एक्सप्रेस चलाने की बात उठी थी, और उस शताब्दी एक्सप्रेस की स्पीड थी 125 किलोमीटर, ये 155 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर उसको 5 किलोमीटर से आगे बढ़ा के 160 किलोमीटर प्रति घंटा चला के और उसको हटा दिया, सेकंड नंबर पे ले आए, और आज गतिमान एक्सप्रेस नंबर 1, जिसको आप फास्टेस्ट कहते हैं। तो आपके यहाँ पर हरियाणा के जगाधरी में यमुनानगर का हिस्सा है, ये जो ट्रेन थी ना शताब्दी एक्सप्रेस, इसका वर्कशॉप था। तो ये एग्जाम में आ सकता है कि हरियाणा में किस स्थान पर शताब्दी एक्सप्रेस का वर्कशॉप हुआ करता था, जगाधरी में, यमुनानगर में, ठीक है। तो राज्य में जगाधरी में एकमात्र रेलवे वर्कशॉप है, और मिनी वर्कशॉप आपके रोहतक में प्रस्तावित है, तो मेन जगाधरी याद रखना। हरियाणा में सबसे ज्यादा सड़कों की लंबाई हिसार ऑब्लिक में सिरसा भी लिख लेना चाहिए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लंबाई वहां होगी जिनका एरिया बड़ा है, कॉमन सेंस की बात है, और कम लंबाई कहाँ होगी जिनका एरिया छोटा है। तो सबसे बड़े एरिया में आपको सिरसा और हिसार दिखाई देते हैं, इसलिए यहाँ लंबाई है। छोटे एरिया में आपको पंचकुला और फरीदाबाद दिखते हैं, इसलिए कम वहाँ होगी, कॉमन सेंस लगानी होती है। तो सबसे ज्यादा सड़कों की लंबाई हिसार और सिरसा में पाई जाती है, कम जो लंबाई है वो फरीदाबाद और पंचकुला। भाई एरिया से भी तो फर्क पड़ेगा ना, अब एरिया ही इतना है तो सड़कें कितनी भी बिछाओगे तब भी टोटलिटी में कम निकलेगी। बेशक घनत्व ज्यादा फरीदाबाद में होगा। सबसे अधिक पक्की सड़कों का घनत्व अंबाला में पाया जाता है, और सबसे कम पक्की सड़कों का घनत्व जींद में है। पक्की सड़कों के घनत्व की बात करें तो जींद, और ज्यादा की बात करें तो वो आएगा आंसर अंबाला। लंबाई की बात करें तो हिसार और सिरसा, और कम की बात करें तो पंचकुला और फरीदाबाद, ठीक है। घनत्व की बात करें तो अंबाला और जींद, वो टोटल लंबाई थी, ये घनत्व है। आप घनत्व और लंबाई का अंतर जानते हैं। राज्य में परिवहन साधनों को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला नाम है सड़क परिवहन का। आज सड़क नहीं पढ़ाती क्योंकि सड़क बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे अगर सड़क पढ़ाऊंगी तो एक ही टॉपिक पूरा होगा, इसको हम कल पढ़ लेंगे या परसों पढ़ लेंगे। आज ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर का एक मेन हिस्सा आज पढ़ाती हूँ, फिर आधा हिस्सा कल पढ़ाऊंगी। सड़क परिवहन, जिसमें नेशनल हाईवेज हम कल या परसों में सारे पढ़ लेंगे, ठीक है। ये पार्ट अभी मैं जानबूझ के छुड़वा रही हूँ,
क्योंकि फिर ये अकेला ही पूरा होगा, बाकी सब रह जाएगा। तो पहले बाकी सारा पढ़ लेंगे, फिर इसको पढ़ लेंगे। ये सब नेशनल हाईवेज हैं। एक्सप्रेसवे भी इसी का पार्ट है। आपके यहाँ 2 बड़े बड़े एक्सप्रेसवे हैं ना। चलो रेल परिवहन पढ़ते हैं। सड़क हमने अभी जानबूझ के छोड़ दिया। पढ़ेंगे सब कुछ पर एक तरीके से, ताकि आसान दिखे। जैसे पढ़ाई को आसान फील करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर पढ़ाई टफ फील होगी ना तो याद ही नहीं रहेगी। पढ़ाई तब याद रहती है जब हमें आसान फील हो, और आसान पढ़ाने का एक तरीका होता है। ये हमें सिखाया गया था जब पढ़ा था कि कैसे पढ़ाना चाहिए। तो बताया गया था हमेशा सरल से कठिन की तरफ चलना चाहिए। कोई भी टॉपिक उठाओ, पढ़ने जब बैठो तो हमेशा आसान से मुश्किल की तरफ पढ़ो। मुश्किल से आसान की तरफ आओगे तो अपने आप में ये फील होगा कि पढ़ाई मुश्किल है, और फिर समझ में नहीं आएगा। और जब मुश्किल बाद में करोगे ना, तब तक आपको बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो फिर आपको लगेगा कि मुझे आ सकता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। हमेशा पहले आसान चीज़ करनी चाहिए, फिर टफ की तरफ चलना चाहिए। तो रेल परिवहन क्योंकि छोटा टॉपिक है, इसको पहले पढ़ लेंगे। वायु परिवहन छोटा है, इसको पहले पढ़ लेंगे। तो जब हमें 3 में से 2 परिवहन आ गए तो तीसरा अपने आप आएगा। रेल परिवहन, रेल के बारे में थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे। मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा दूं, उसके बाद ये बहुत आसान दिखेगा। चलिए रेल परिवहन के बारे में बातचीत करते हैं। अब सिर्फ आपको सुनना है, सुन के वो टॉपिक देखना कितनी स्पीड से समझ में आएगा। हरियाणा में जो पहली ट्रेन चली थी, अंग्रेजों के दौर में चल गई थी पहली ट्रेन। इनफैक्ट अंग्रेजों ने ही तो चला रखी हैं ट्रेन। 1854 में 53 में इन्होंने काम किया था। तो आपके यहाँ 1873 में फर्स्ट ट्रेन चली थी, पहली ट्रेन। ये पूछा गया बहुत बार कि हरियाणा में पहली ट्रेन कब चली, तो 1873 में। आपके यहाँ पूरे देश में 3 तरह से ट्रेन चलती हैं। रेल की पटरियाँ तो आपने सबने देखी होंगी। रेल की पटरियाँ, रेल की पटरियों के बीच में जो दूरी होती है ना, बीच में, इसको कहा जाता है गेज। रेल की पटरियों के बीच की दूरी को गेज कहा जाता है। ये चौड़ाई की बात कर रही हूँ मैं। दूरी का मतलब इनके बीच में कितनी चौड़ाई है, इसकी बात हो रही है, इस एरिया की। तो आपके इंडिया में 3 तरह की गेज होती हैं। एक गेज को आप कहते हैं मीटर गेज। सबसे पहले अगर बात करूँ सबसे बड़ी की, तो वो है ब्रॉड। ब्रॉड मतलब चौड़ा। उसके बाद एक गेज है जिसको कहते हैं मीटर गेज, और एक छोटी सबसे कम चौड़ी पट्टी होती है 2 ट्रेन के इसके रेल के बीच की दूरी, उसे कहते हैं नैरो गेज। तो ये गेज जो है 3 तरीके से, GAUGE ये स्पेलिंग होती है इसकी, गाउज करके लिखते हैं, गेज बोलते हैं इसको। तो ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। ब्रॉड गेज का मतलब है 2 पटरियों के बीच की जो दूरी होगी वो 1.67 मीटर होगी। यानी 2 मीटर से कम है, 1.5 मीटर से ज़्यादा, 1.67 मीटर। जो आपने सबसे ज़्यादा आसपास ट्रेन देखी है ना, जैसे हरियाणा के ही बच्चे मुझे सुन रहे हैं, तो दिल्ली से जितनी ट्रेन आपके सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला वाले रूट पे चलती हैं, ये सारी ब्रॉड गेज पे चलती हैं। यहाँ 2 पटरियों के बीच की चौड़ाई जो है 1.67 मीटर है। ठीक है। एक दूसरी होती है मीटर गेज, जिसमें 2 पटरियों के बीच की जो चौड़ाई है वो उससे कम होती है, ठीक 1 मीटर। ठीक 1 मीटर के कारण इसका नाम मीटर गेज पड़ा। ब्रॉड में 1.67 है, थोड़ी सी बढ़ गई। और फिर तीसरी है नैरो। नैरो मतलब संकरी, कंपैरेटिवली कम दूरी वाली, जिसके बीच में पटरियों के बीच में चौड़ाई कम हो। ये इसको उल्टा कर दो, ये पॉइंट लगा के 1 मत लगाना इस बार, इसको उल्टा कर दो 0.76, तो 0.76 कह लें, एक ही बात है, इतने मीटर। यानी तीनों आपस में रिलेटेड हैं। 1 मीटर सही मीटर गेज है। ब्रॉड की बात करें तो 1.67, नैरो की बात करें तो 0.67 को उल्टा कर दो 76। आपके हरियाणा में ये तीनों गेज हैं। सबसे ज़्यादा ब्रॉड गेज है आपके यहाँ, लेकिन मीटर और नैरो के भी छोटे छोटे से एग्जाम्पल हैं। तो हम तीनों के बारे में बात करेंगे आज। आपका हरियाणा मेनली 2 नदियों के बीच का एरिया है ना, यमुना और घग्गर के बीच का, इन्हीं में हम जान लेंगे। आपके यमुना नदी के पैरेलल जो रेलवे ट्रैक है ना, जो आपका मान लीजिए दिल्ली से ट्रेन चली है, दिल्ली से ये दिल्ली क्रॉस करके सोनीपत, पानीपत, करनाल, और फिर आगे निकलती है अंबाला, और फिर ये चली जाती है पंचकुला तक। तो ये वाली जो ट्रैक बिछा हुआ है, ये आपका ब्रॉड गेज है, ब्रॉड गेज।
ठीक है, इसका मतलब 1.67 मीटर की दूरी वाली ट्रेन चलती है इस रूट पे। ज़्यादातर रूट्स पे वही हैं, छोटे छोटे से एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रहे। एक एग्जाम्पल था इसमें मीटर गेज का। मीटर गेज बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर तो ये पठारी इलाकों में चलती है, लेकिन आपके यहाँ ये रेवाड़ी, अगर हम मान लें यहाँ दिल्ली के पास मानो नीचे की तरफ, तो यहाँ मान लें हम गुड़गांव हैं, फिर रेवाड़ी है, फिर महेंद्रगढ़ है, तो यहाँ मान लो यहाँ रेवाड़ी यहाँ कहीं है। यहाँ से राजस्थान के रुंगीज नाम की एक जगह है, रुंगीज, राजस्थान में एक छोटा स्टेशन है, यहाँ तक जो ट्रेन चलती है ना वो मीटर गेज है, यानी 1 मीटर, ठीक 1 मीटर के बीच की चौड़ाई पटरियों के बीच में। तो राजस्थान के रुंगीज की तरफ जाती है आपके रेवाड़ी से जो रेलवे ट्रैक, ये 1 मीटर का है, ठीक है। अब तीसरी रह गई नैरो गेज। नैरो आपकी रेलवे का जाल पूरे में फैला हुआ है। मैंने सिर्फ ये 2 मोटे मोटे इसलिए बताएं ताकि आपको याद रहे, ये नहीं कि बस यही रेल है, पूरे में रेल है, सारे के सारी ब्रॉड है, लेकिन बनाया सिर्फ यहाँ इसलिए ताकि आपके दिमाग में वो फिट बैठ जाए। तो ब्रॉड गेज तो पूरा हरियाणा है, एक पट्टी कहाँ से कहाँ, रेवाड़ी से रुंगीज राजस्थान की तरफ आपकी मीटर गेज की है, पूरे में नहीं है, ये छोटे से एरिया में है बस। ऐसी ही एक पट्टी आपके पिंजौर, ये पंचकुला में एक स्टेशन पड़ता है आपका कालका, जहाँ जाके आपकी जो ये बड़े वाली चौड़ी पट्टी पे चलती ट्रेन आई थी ना दिल्ली से, ये रुक जाती है, इसके आगे ये नहीं जाती, वहाँ इसका स्टॉपेज है, रुक गई है। उसके बाद वहाँ पे ना सीमेंटेड पूरा ब्लॉक कर रखे हैं कि उससे आगे ट्रेन नहीं जाएगी ये चौड़े वाली। उसके बाद उतर के अगर आपको शिमला की तरफ जाना है तो आपको कालका स्टेशन पे उतरना पड़ेगा, ब्रॉड गेज खत्म हो जाएगी और आपको दूसरा थोड़ा सा आगे जाके दूसरी तरफ एक नया ट्रैक दिखेगा, बहुत छोटी सी आपको ट्रेन्स दिखेंगी जिनके डिब्बे बहुत छोटे होंगे और ऐसा लगेगा टॉय ट्रेन है, टॉय ट्रेन ही होती हैं वो, और उनमें पटरियों के बीच में ना चौड़ाई बहुत ही कम दिखेगी, बहुत ही ज़्यादा कम, क्योंकि कितनी है 0.76 मीटर। और वो ट्रेन्स वो हैं जो पहाड़ी इलाका आपका जोड़ती है ना, ये शिमला का इलाका है या अपनी नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं दक्षिण की तरफ, वहाँ पर जो ट्रेन चलती हैं वो आपकी नैरो गेज हैं। क्योंकि हम अपने से जोड़ के पढ़ रहे हैं तो अपने स्टेशन याद रखें। ब्रॉड गेज हमारा पूरा हरियाणा कवर करती है, मीटर गेज हमारे रेवाड़ी से राजस्थान के रुंगीज को कवर करती है, और नैरो हमारे पंचकुला में कालका स्टेशन से शिमला की तरफ जाती है। तो इंडिया की 3 तरह की गेज, तीनों तरह के एग्जाम्पल आपके छोटे से हरियाणा में हैं। तो अब तीनों समझ में आ गए होंगे। अगर ब्रॉड कहें तो पूरा हरियाणा ब्रॉड है, लेकिन कहें कि आपके यहाँ मीटर तो आप कहोगे रुंगीज, रेवाड़ी से रुंगीज नीचे की तरफ छोटी सी बेल्ट में चलती है, बहुत लंबा चौड़ा सफ़र नहीं है ये। और अगर कहें वो नैरो तो आप कहेंगे पंचकुला के कालका स्टेशन से और आगे शिमला तक का सफ़र, ठीक है। चलिए, तो ये 3 तरह की ट्रेन हमने देख ली। वापस आते हैं, अब पढ़ेंगे तो बहुत आसान दिखेगा, किसी भी चीज़ को समझ के पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। चलो, रेल परिवहन। सबसे पहले 1873 में हरियाणा में दिल्ली से रेवाड़ी तक ट्रेन चलाई गई। रेवाड़ी जो है ना आपका एक ऐसा स्टेशन है, ऐसा जंक्शन है जहाँ से 6 डायरेक्शन में ट्रेन चलती हैं, रेवाड़ी से, एक रेवाड़ी से 6 अलग अलग डायरेक्शंस में। तो सबसे पहली जो ट्रेन चली वो दिल्ली, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम में एक इम्पॉर्टेंट शहर था, तो दिल्ली से आपके हरियाणा के रेवाड़ी तक चली थी 1873 में। आपके यहाँ ट्रेन चली ही 1853-54 में है, तो ये लगा लो कि उसके 20 साल बाद, 53 से 63 फिर 73, तो जल्दी ही 20 साल में आपका नंबर आ गया। तो आपके यहाँ ट्रेन कहाँ आई? रेवाड़ी। कहाँ से? दिल्ली से। तो पहली ट्रेन 1873 में दिल्ली से रेवाड़ी तक चलाई गई, ठीक है। राज्य में 3 तरह के रेलवे गेज हैं। गेज मतलब चौड़ाई, बीच की चौड़ाई। ब्रॉड गेज, ब्रॉड मतलब चौड़ा, तो 1.67 मीटर। अंबाला से दिल्ली जितने आपका स्टेशन पड़ेंगे ना सारे ये सब ब्रॉड है। नेक्स्ट है मध्यम गेज, मीडियम गेज, ठीक 1 मीटर। रेवाड़ी से रिंगस या रिंगीस भी लिख देते हैं। कहाँ है ये राजस्थान का छोटा सा स्टेशन है। नेक्स्ट है नैरो गेज, 0.61 लिखा है, टाइपिस्ट ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, इसको 0.76 करना। 0.61 तो और छोटी हुआ करती थी, अब नहीं है वो, 0.76 करना। इस 67 को उल्टा कर दो, देखो ये रहा 0.67 था ना, ये 1 तो हटा ही देंगे, तो 0.76 करना। ये गलत है, इसको ठीक कर लेना। ये पहले चलती थी बहुत छोटी, अब ये नहीं है, भारत में कहीं नहीं है। ये आपकी मिलेगी सबसे छोटे वाली कालका से लेके शिमला। तो कालका कहाँ है आपके? पंचकुला में। यानी पंचकुला से पहाड़ों की तरफ चलती है नैरो, ब्रॉड चलती है पूरे हरियाणा में। दिल्ली से आप जो अंबाला का रूट पकड़ें, चाहे आप दिल्ली से रोहतक बहादुरगढ़ का रूट पकड़ें, सब वही हैं बड़े वाली ट्रेन। और आपकी मीटर गेज चलती है आपके रेवाड़ी से रुंगीज या रिंगीज की तरफ, जो कि राजस्थान का पार्ट है, ठीक है।
हरियाणा में लगभग 4000 किलोमीटर रेलवे लाइन है। अभी हम पढ़ रहे थे बसें जो थी जिन पे चलती थी सड़कें, वो कितनी थी पहले? 8000 के आसपास ना, अब कितनी है? 38,000। तो रेलवे ट्रैक्स उतने नहीं हैं, क्योंकि रेलवे ट्रैक्स देखो आप लिमिटेड हैं। जैसे बस सड़क तो हर जगह बिछा रखी है। तो जो हरियाणा में रेलवे लाइन है ये 4000 बढ़ के, ये क्योंकि जब मैंने लिखा था 4 थी, हो सकता है 5 के आसपास आ गई हो। ये रोज रोज बढ़ सकती हैं, क्योंकि हर साल के बजट में कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट आता है, रेलवे का भी और सड़क का भी। ठीक है, इसलिए ऐसे डिस्प्यूटेड क्वेश्चन नहीं आते। कालका पंचकुला से एक छोटी रेल लाइन नैरो वाली शिमला तक जाती है, ये मैंने आपको समझा ही दिया। यमुनानगर के जगाधरी, ये भी बता दिया। शहर में रेलवे की कार्यशाला या वर्कशॉप अवस्थित है, जहां कौन से डिब्बों की मरम्मत की जाती थी? शताब्दी के इंजन और डिब्बों में। ठीक है, तो जगाधरी में एक वर्कशॉप है मेनली शताब्दी के लिए। मेवात के नूह में कोई स्टेशन नहीं है। प्रोजेक्ट आ चुका, लेकिन अभी अगर आप चेक करें, मैं आज भी चेक कर रही थी, अभी कोई इस तरह का स्टेशन नहीं है कि जिसको आप कहें कि मेवात में स्टेशन स्थित है। तो पूछेंगे हरियाणा के किस जिले में आज भी कनेक्टिविटी ट्रेन्स की नहीं है, तो आप कहोगे मेवात में। मैं अभी थोड़ी देर पहले सारी लिस्ट देख के आई हूँ कि हरियाणा में कितने स्टेशन हैं, उनमें मेवात का कहीं नाम नहीं था। मेवात के नूह में कोई भी रेलवे लाइन और रेलवे स्टेशन नहीं है। वैसे पाइपलाइन में है, प्रोजेक्ट में है, बनेंगे यहाँ, लेकिन प्रेजेंट ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, मेवात में नहीं है। भारत की पहली सीएनजी ट्रेन आपके हरियाणा में चली, इंडिया की पहली, और वो आपके रेवाड़ी से चली, क्योंकि सबसे बड़ा जंक्शन आपके यहाँ रेवाड़ी है ना, रेवाड़ी से रोहतक की तरफ आई थी। तो इंडिया की थी ये पहली। इंडिया मतलब बहुत बड़ी बात है कि इंडिया में पहली ट्रेन आपके यहाँ चल रही है सीएनजी। तो भारत की पहली सीएनजी ट्रेन 15 जनवरी 2015 को रेवाड़ी से रोहतक, रेवाड़ी से क्यों चली? क्योंकि सबसे बड़ा जंक्शन है, के मध्य चलाई गई। तो पहली सीएनजी आपके यहाँ चली ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक 2015 को, 15 जनवरी। पहली ट्रेन आपके यहाँ 1873 में चली थी, ये भी दिल्ली से रेवाड़ी आई थी, और अब रेवाड़ी से कहाँ जा रही है? रोहतक। वो पहली ट्रेन थी, ये पहली सीएनजी ट्रेन है। फर्रुखनगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्रुखनगर आपका पड़ता है इसमें क्या नाम है इसका, गुड़गांव में। और यहाँ रेलवे ट्रैक बिछाया था नमक ढोने के लिए। अंग्रेजों ने अपने टाइम में, आप जानते हैं ना, नमक पे टैक्स लगता था, नमक बनाना गैर कानूनी था उस टाइम पर, तभी तो गांधी जी ने 1930 में नमक सत्याग्रह किया था, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें 78 लोग उनके पीछे चले थे, वही बात कर रहे हैं ये। फर्रुखनगर स्टेशन डेवलप ही नमक ढोने के लिए किया गया था। तो फर्रुखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का मुख्य उद्देश्य था नमक ले जाना। तो आपके यहाँ तक जो ढुलाई करते थे, नमक को ढोते थे, क्योंकि राजस्थान गुजरात साइड में नमक बहुत बड़ी संख्या में बनाया जाता था, और वहाँ से फिर ट्रेन भर भर के यहाँ, फिर यहाँ से पंजाब और पूरे में इसको फैला दिया जाता था। तो फर्रुखनगर का जो रेलवे ट्रैक बिछाया गया स्पेशल गुड़गांव का, वो नमक ढोने के लिए बिछाया गया। उत्तरी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है? अंबाला, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। अब वो पूछेंगे हरियाणा में कितने जोन हैं? टोटल जोन कितने हैं? 18 रेलवे के, जिसमें से 3 आपके यहाँ हैं। कौन कौन से? एक उत्तरी रेलवे, एक उत्तरी पश्चिमी रेलवे, और एक उत्तरी मध्य रेलवे। पेपर में एक चौथा कोई सा दे के कहेंगे कौन सा नहीं है, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, 3 जोन आपके यहाँ हैं। टोटल 18 में से 3 आपके यहाँ। अंबाला नॉर्दर्न रेलवे का डिवीजन का हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय, उत्तरी रेलवे तो है ही आपके यहाँ, उत्तरी मध्य भी है, उत्तरी पश्चिमी भी है, अंबाला में स्थित है। लेकिन आपका सबसे बड़ा अगर पूछें, जैसे अंबाला जो है ना, ये उस पूरे नॉर्दर्न रेलवे जोन की बात कर रहे हैं। अगर वैसे पूछें आपके यहाँ सबसे बड़ा जंक्शन, तो आप कहेंगे ये रेवाड़ी वाला, जहाँ से 5-6 डायरेक्शन में ट्रेन निकलती हैं। हिसार में भारतीय रेलवे का शिपिंग बोर्ड निर्माणाधीन है। ये हिसार बहुत डेवलप होगा आने वाले टाइम में। क्यों? क्योंकि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका कि लगभग काम हमने पूरा कर लिया, और हिसार में क्या कह रहे हैं? रेलवे का शिपिंग बोर्ड। तो सोचो, रेलवे का भी और एयर ट्रांसपोर्ट का भी, और फिर सड़कें तो हम अभी पढ़ के ही आए, हिसार सिरसा में ही सबसे ज़्यादा है ना, क्योंकि एरिया ज़्यादा है। तो सोचो, सड़कों में नंबर 1 बन गया, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आगे आ जाएगा। और अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे शिपिंग, जो रेलवे का शिपिंग वो बनेगा, ये सारा भी बोर्ड वो भी यहीं बनेगा। तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आगे आएगी हिसार की। ठीक है, इस मैप में वही सारी बातें हैं, आप इसको पढ़ोगे ना बुक से तो बहुत। कालका छोटी लाइन, उत्तरी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर अंबाला, उत्तरी रेलवे कार्यशाला जगाधरी में, प्रमुख रेल मार्ग दिखाया है, दिल्ली से जा रहा है ये ऊपर तक। ठीक है, फिर निजी क्षेत्र में पहली रेल चली थी गुड़गांव, वो लिखने में नीचे आ जाएगा। मेवात में कोई रेलवे ट्रैक नहीं है, राज्य का सबसे बड़ा जंक्शन रेवाड़ी में है, रेल कोच कॉम्प्लेक्स हिसार में बनेगा। ये मैंने आपको पढ़ के बता दिया जो लिखे हुए। ठीक है, ये सब मैंने आपको वैसे बता भी दिया।
राज्य के प्रमुख रेल मार्ग, तो प्रमुख रेल मार्ग कहाँ कहाँ हैं? इस रेल मार्ग को पहले मैं एक बार आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बताती हूँ, फिर आपको ये आसान दिखेगा। हम मान लेते हैं दिल्ली को मेन, ठीक है। इस दिल्ली से आपके यहाँ ट्रेन आती है जिसमें सोनीपत कवर करती है, वो पानीपत कवर करती है, करनाल कवर करती है, अंबाला कवर करती है और फिर ऊपर पंचकुला तक चली जाती है। ब्रॉड गेज में भी बता तो रही थी मैं, ये है बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन। एक दिल्ली से आपकी लाइन चलती है, वो बहादुरगढ़ रोहतक वाली पट्टी को कवर करती है, ठीक है। और एक आपकी रेलवे ट्रैक जो है आपके यहाँ, जो ये रेवाड़ी है ना, ये इस तरफ जाती है। तो दिल्ली से तीन तरफ, दिल्ली को मैं फोकस में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि दिल्ली को आप समझ आसानी से पाएंगे। मैं किसी एक जिले का नाम लूंगी तो दूसरों को दिक्कत होगी, दिल्ली को सब जानते हैं। तो दिल्ली की डायरेक्शन को अगर हम मान के चलें तो दिल्ली से एक तो ट्रैक सीधे सोनीपत वाले रूट पे निकला, एक दिल्ली से मुड़ गया बहादुरगढ़ रोहतक झज्जर, ये आगे तक चला गया, और फिर एक ट्रैक इसका रेवाड़ी की तरफ मुड़ गया। तो अब ये समझना बहुत आसान रहेगा। फिर इनके बीच में ना लिंक मार्ग भी हैं जहाँ कहीं कहीं तक ट्रेन पहुँचती हैं। और जो ये आपका रेवाड़ी है ना, ये हरियाणा का सबसे बड़ा जंक्शन है। इससे 6 अलग अलग डायरेक्शंस में ट्रेन निकलती हैं। तो आपका सबसे बड़ा जंक्शन जो है वो रेवाड़ी है। ये किसी जोन का हेडक्वार्टर नहीं है। अगर जोन का हेडक्वार्टर कहेंगे तो अंबाला में है। कौन से जोन का? नॉर्दर्न जोन का। उत्तरी जोन, 18 जोन थे ना, जिनमें से कितने जोन की ट्रेन आपके यहाँ आती है? 3 जोन की, एक नॉर्दर्न या उत्तरी रेलवे की, एक उत्तरी मध्य रेलवे की, एक उत्तरी पश्चिमी रेलवे की। 3 जोन की ट्रेन आपके यहाँ कवर करती है एरिया। और आपके नॉर्दर्न रेलवे के जोन का हेडक्वार्टर अंबाला में है, लेकिन आपके हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा जंक्शन रेवाड़ी में है, जहां से पहली सीएनजी ट्रेन चली थी रोहतक तक 15 जनवरी 2015 को, जो हम अभी अभी पढ़ के आए हैं। अब ये सब आपको बहुत आसान दिखेगा समझना। चलिए देखें जरा क्या बता रहे हैं। राज्य के प्रमुख रेल मार्ग एक एक करके पढ़ते जाएंगे, बहुत आसान है ये। हरियाणा का प्रमुख रेल मार्ग दिल्ली से होकर राज्य के पूर्वी किनारे, तो यमुना वाली बेल्ट के साथ साथ उत्तरी दिशा में दिल्ली से आगे आते ही सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला से होता हुआ पंजाब तक चला जाता है। आगे फिर ये पंजाब की तरफ चला जाएगा, ठीक है। जैसे पंचकुला जो इलाका है ना, कालका की तरफ अगर जाती है ट्रेन, वहां जाके आगे डिवाइड हो जाते हैं ना। अंबाला जो आपका बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है उत्तरी जोन का, वहां से फिर डायरेक्शंस अलग अलग होती हैं। तो एक पंजाब की तरफ निकल गई, वहीं से फिर एक कालका की तरफ निकल गई, जो आगे जाके रुक जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं? राज्य का दूसरा सबसे लंबा, एक सबसे लंबा तो यमुना नदी वाला, दूसरा देखें दिल्ली से बहादुरगढ़, रोहतक, जींद, नरवाना, टोहाना, जाखल, फिर ये पंजाब निकलेगा क्योंकि इस रूट पे आगे पंजाब ही तो पड़ेगा। तो ये दिल्ली से निकला, बहादुरगढ़, रोहतक, टोहाना यानी फतेहाबाद की तरफ मुड़ गया, ऊपर आता हुआ फिर ये निकल गया आगे। कहाँ तक जाएगा फिर ये? पंजाब के फिरोजपुर तक। ये वाला भी देखो पंजाब चला गया। एक इसका रूट चला गया था कालका की तरफ। ये मेन बता रहे हैं, मतलब जिन पे ज्यादा पैसेंजर्स जाते हैं। राज्य का तीसरा सबसे बड़ा और प्रमुख रेल मार्ग गुड़गांव से होता हुआ रेवाड़ी तक जाता है। रेवाड़ी हरियाणा का सबसे बड़ा और पुराना जंक्शन है। ये किसी जोन का हेडक्वार्टर नहीं है, लेकिन ये हरियाणा का सबसे बड़ा जंक्शन है। रेवाड़ी जंक्शन 6 डायरेक्शन में यहाँ से ट्रेन चलती हैं। ये किसी जोन का हेडक्वार्टर नहीं है। अगर जोन का हेडक्वार्टर आए तो अंबाला को याद करना, ठीक है। यहाँ से 5 रेल मार्ग, वैसे 6 निकलते हैं, इन्होंने 5 यहाँ बताए हैं लिखित में। रेवाड़ी से दिल्ली तो जाएगा ही जाएगा। फिर रेवाड़ी से एक बावल अलवर, अलवर मतलब राजस्थान की तरफ, तो रेवाड़ी से एक दिल्ली तो इधर चला गया, रेवाड़ी से अलवर तो अपोजिट चला गया। फिर रेवाड़ी से नारनौल, रिंगस, अभी मैंने बताया था ना जो कौन सी ट्रेन चलती है आपकी मीटर गेज, वो रिंगस राजस्थान तक की तो थी। तो रेवाड़ी नारनौल यानी महेंद्रगढ़ की तरफ और रिंगस। फिर एक रेवाड़ी कनीना, महेंद्रगढ़, सतनाली, लोहारू यानी रेवाड़ी से कनीना, महेंद्रगढ़, तो ये एक ही तो इलाका है महेंद्रगढ़ का, सतनाली इसी का पार्ट। फिर आगे लोहारू भिवानी तक आई। फिर एक रेवाड़ी, दादरी, भिवानी, हांसी, हिसार, सिरसा, भटिंडा यानी काफी लंबा रूट क्रॉस करती हुई पंजाब निकल गई। तो आपके इकलौते रेवाड़ी से 6 अलग डायरेक्शंस में ट्रेन चलती हैं, जिसमें से 5 यहाँ बता दिए। रेवाड़ी से दिल्ली की तरफ गई, रेवाड़ी से रिंगिस की तरफ गई, अलवर को तक पहुंची, फिर रेवाड़ी से एक लोहारू की तरफ गई, एक रेवाड़ी से आपकी ये सतनाली और ये सब कवर करके। तो 5 अलग अलग रूट हैं। रेवाड़ी सबसे बड़ा जंक्शन है। देखो हर एक की शुरुआत रेवाड़ी से हो रही है, चाहे वो दिल्ली जा रही हो, अलवर जा रही हो, रिंगस जा रही हो, लोहारू निकले या फिर भटिंडा तक जाए, ठीक है। तो सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है? रेवाड़ी, पुराना भी। ये तो थे मेन रेल के रूट, एक यमुना नदी के पैरेलल, एक रोहतक बहादुरगढ़ वाला जो आगे चला गया पंजाब के फिरोजपुर तक, और तीसरा रेवाड़ी वाला।
तीन इंपॉर्टेंट हो गए। अब इनको जोड़ने के लिए भी लिंक मार्ग हैं, जैसे कि सोनीपत से एक जा रहा है ना आजकल ये जींद की तरफ, ये अभी तो बना है गोहाना जींद वाला, पहले नहीं था। दिल्ली से निकलने वाले दो प्रमुख रेल मार्गों के बीच में लिंक रेल मार्ग भी हैं जो थोड़ी थोड़ी दूरी को जोड़ देते हैं। पहला लिंक रेल मार्ग पानीपत को गोहाना के रास्ते जोड़ता है, तो पानीपत को गोहाना से लिंक रेलवे जोड़ देता है। दूसरा जींद को सफीदों के रास्ते पानीपत से मिलाता है, और तीसरा कुरुक्षेत्र को कैथल के रास्ते नरवाना से मिलाता है। लिंक रेल मार्ग होते हैं छोटे, जो कहीं किसी एक स्टेशन से डबल डायरेक्शन में निकलते हैं ना, उनको कहते हैं लिंक, कि भाई वो एक स्टेशन से दूसरे को मिलाएगा। तो इस तरह के लिंक रेल मार्ग आपके यहाँ 3 हैं। मुख्य रेल मार्ग आपके यहाँ 3 हैं। एक रेवाड़ी वाला, रेवाड़ी से दिल्ली, रेवाड़ी से अलवर, रेवाड़ी से रिंगिस, अलग अलग थे ना, लोहारू, फिर एक पंजाब तक। ऐसे ही आपके यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, यमुना नदी की तरफ चले जाओ, अंबाला, एक पंजाब की तरफ अंबाला से मुड़ेगा, एक कालका जाके रुक जाएगा, और एक तीसरा कौन सा, बहादुरगढ़ रोहतक वाले रूट पे। ठीक है, लिंक मार्ग हमने देख लिए। राज्य में मेट्रो का तो बहुत बड़ा योगदान है, और क्योंकि मेट्रो थोड़ा सा शहरीकरण की तरफ भी इशारा करती है, तो आपके यहाँ सबसे पहले मेट्रो चली थी हरियाणा में, गुड़गांव और फरीदाबाद में मेट्रो से ज़्यादा तो किराया निकलता है। मेट्रो की कनेक्टिविटी लगातार जो बढ़ाई जा रही है ना, वो इन इलाकों में है। और भी इलाके हैं, अब झज्जर तक मेट्रो का काम धाम है, सोनीपत भी उसमें आ जाएगा। लेकिन अभी जो मेन अगर कहेंगे भाई मेट्रो का मेन जो फोकस है, जहाँ की जनता ज़्यादा यूज़ कर रही है मेट्रो का, तो फरीदाबाद और गुड़गांव हैं आपके। ठीक है, हरियाणा राज्य में पहली बार मेट्रो रेल 2010 में प्रारंभ हुई, यानी हुड्डा राज में। इसमें दिल्ली के कुतुब मीनार से हुड्डा सिटी सेंटर गुड़गांव में है 15 किलोमीटर लाइन सम्मिलित थी। तो दिल्ली के कुतुब मीनार मतलब मेहरौली से गुड़गांव वैसे भी पास पड़ता है, इनके बीच का डिस्टेंस भी कम है, तो सबसे पहले छोटे रूट पे चलाई। तो कुतुब मीनार से चला के और ये हुड्डा सिटी सेंटर तक 15 किलोमीटर की लाइन थी। बाद में इसे दिल्ली के समयपुर बादली, जो कि आपका ये मेन रूट है जिसपे ये अम्बाला वाली ट्रेन आएगी, से हुड्डा सिटी सेंटर तक जोड़ दिया गया। समयपुर बादली से इसकी दूरी लगभग 50 किलोमीटर पढ़ लो। तो पहले जो ट्रेन चली 2010 में, वो आपके कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स से चली हुड्डा सिटी सेंटर 15 किलोमीटर, फिर इसको बढ़ा के इस तरफ और कहाँ तक ले आए, बादली तक, समयपुर बादली तक। समयपुर बादली एक स्टेशन है जिसपे आपकी ये अम्बाला वाले रूट की जो ट्रेन है ना, ये भी पड़ती है, इसका भी स्टेशन है वो। ठीक है, नेक्स्ट है 2013 में गुड़गांव में रैपिड मेट्रो आपको पता होगा ना, अब ये पूरे में चलेगी रैपिड मेट्रो। जो आपका ये केएमपी है ना, अपना ये केएमपी पता होगा आप लोगों को, जिसमें कि ये कुंडली, मानेसर, पलवल जो पूरा रिंग की तरह जोड़ रहा है, उस तरफ केजीपी है अपने गाजियाबाद वाले रूट पे, और इधर केएमपी है, पूरी एक रिंग जैसी बना दी ना गोल। इस अपने रूट पे केएमपी के रूट पे हमारे यहाँ 5 शहर बसेंगे और यहाँ रैपिड मेट्रो चलेगी। उस रैपिड मेट्रो के बारे में क्या बता रहे हैं, 13 में गुड़गांव में रैपिड मेट्रो की शुरुआत की गई। ये दिल्ली मेट्रो के सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन, सिकंदरपुर आपका गुड़गांव में, अपनी व्यावसायिक सेवाएं देती है। इसकी कुल दूरी 6 किलोमीटर है। रैपिड मेट्रो भी बहुत कामयाब नहीं है आपके देश में, लेकिन आने वाले दौर में कह रहे हैं कि ये जो बसें हैं ना, इनकी इंपॉर्टेंस घट जाएगी और मेट्रो और रैपिड मेट्रो ये 2 चीज़ चलेंगी। रैपिड मेट्रो अब आने वाले दौर में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे देखने में मिलेगी। तो पहले सबसे पहले कहाँ, गुड़गांव में। मेट्रो भी 2010 में गुड़गांव, पहले 15 किलोमीटर, फिर लगभग 50 किलोमीटर। ठीक है, प्राइवेट मेट्रो थी, ये रिलायंस ने ले रखा था ये। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, महेंद्रगढ़, यहाँ कोई भी नेशनल हाईवे नहीं था, अब नेशनल हाईवे, अब इनके स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे का दर्जा मिल गया। पहले 2 स्टेशन हम पढ़ते थे बहुत, एक तो मेवात में कोई रेलवे ट्रैक नहीं था, महेंद्रगढ़ में कोई नेशनल हाईवे नहीं था, अब बन गया, अब है नेशनल हाईवे। यहाँ कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं था, पर अब NH11 और NH148B बनाया गया है। तो अब मत कहना कि नहीं था, अब सिर्फ आप याद रखो रेलवे स्टेशन नहीं है हमारे मेवात में, और वो भी पाइपलाइन में है, वो भी बन जाएगा। मेवात नूह में पहले कोई भी रेलवे यातायात नहीं था, पर अब दिल्ली, सोहना, नूह, फिरोजपुर, अलवर रेल मार्ग प्रस्तावित है। तो पहले नेशनल हाईवे नहीं थे महेंद्रगढ़ में, अब हैं। पहले स्टेशन नहीं थे मेवात में, लेकिन अब प्रस्तावित हैं, कुछ सालों में बन जाएंगे। एकमात्र CNG ट्रेन आपकी रोहतक से रेवाड़ी के मध्य चलती है। और पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी, रेवाड़ी से रोहतक, रोहतक से रेवाड़ी नहीं। पहली ट्रेन जो चली थी ना देश की, वो चली थी जनवरी 2015 में, रेवाड़ी से रोहतक के बीच में, पूरे देश में पहली CNG की ट्रेन थी वो। एकमात्र सोलर पावर ट्रेन जो सोलर एनर्जी से चलती है, सराय रोहिल्ला छोटा सा स्टेशन है दिल्ली में, वहाँ से आपके हरियाणा तक चलती है।
तो सराय रोहिल्ला दिल्ली से फर्रुख नगर जो क्यों डेवलप किया था, नमक ढोने के लिए। तो सराय रोहिल्ला दिल्ली से फर्रुख, छोटी सी दूरी है ये, गुड़गांव के बीच संचालित है। ये आपकी सोलर पावर ट्रेन है, बिजली से एकमात्र ट्रेन जो चलती है, इससे सोलर एनर्जी से जो चलती है। तो छोटा सा रूट है, कोई बहुत भारी भरकम रूट नहीं है। ये कहाँ से कहाँ है, सराय रोहिल्ला दिल्ली से आपके फर्रुख नगर तक। फर्रुख नगर की ट्रेन क्यों डेवलप की गई थी लाइन, उस टाइम पर अंग्रेजों के टाइम पर नमक ढोने के लिए। तो सराय रोहिल्ला से फर्रुख नगर तक कौन सी ट्रेन चलती है, सोलर एनर्जी यूज करने वाली। पहली सीएनजी कहाँ चली आपकी, रेवाड़ी से रोहतक में। पहली मेट्रो कहाँ चली आपकी, गुड़गांव में, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स से आपके सिकंदरपुर तक। और फिर रैपिड मेट्रो भी कहाँ चली, गुड़गांव में। पहली ट्रेन कब चली, 1873 में। ये सब बार बार पढ़ने से याद होंगे, ठीक है। ऐसे सोचो कि एक दिन में सब कुछ आएगा तो नहीं आएगा, सुनोगे फिर पढ़ोगे, फिर 2-4 बार फिर पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। चलिए, हरियाणा में 2 रेल लाइन बनाने की घोषणा की गई है। कुरुक्षेत्र से कह रहे हैं रादौर तक बनेगी और कैथल से पटियाला तक बनेगी। बनाने की घोषणा और बनने में सालों साल लगते हैं, पर यह है कि प्रोसेस में है ये काम। रोहतक मेहम हांसी सोनीपत गोहाना जींद रेलवे ट्रैक अंतिम चरण में इनफैक्ट बन गया है। तो ये गोहाना वाली ट्रेन चल तो पड़ी सोनीपत से, वो जाती इक्का दुक्का ही है लेकिन चलती है ये ट्रेन। 2018 बजट में नए प्रस्तावित, ये जब किताब लिखी तो 2019 में लिखी, तब ये नई बात थी, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, रेवाड़ी से 6 रेलवे मार्ग हैं और लगभग अब तुम्हें सारे समझ में आ गए होंगे। रेवाड़ी से दिल्ली जाता है, रेवाड़ी से बावल जाता है, रेवाड़ी से नारनौल रिंगस जो ये था ना मीटर गेज वाला, रेवाड़ी से कनीना महेंद्रगढ़, ये सतनाली है, लतनाली लिखा है, सतनाली लोहारू। रेवाड़ी से दादरी भिवानी हांसी हिसार और सिरसा कर लेना, सिरजा लिख दिया। रेवाड़ी से झज्जर और रोहतक। तो कुल कितनी, 6 डायरेक्शंस में ट्रेन चलती हैं। सबसे पुराना और सबसे बड़ा जंक्शन है ये, लेकिन ये हेडक्वार्टर नहीं है आपके। उत्तरी जोन का हेडक्वार्टर आपके अंबाला में है। 3 जोन कौन कौन से बताए मैंने, देश में 18 हैं। उत्तरी रेलवे जोन आपके यहाँ ट्रेन चलाता है, उत्तरी पश्चिमी जोन आपके यहाँ ट्रेन चलाता है और उत्तरी मध्य जोन भी आपके यहाँ ट्रेन चलाता है, ठीक है। ट्रेन का टॉपिक पूरा, अब नंबर नहीं कटना चाहिए, चाहे वो रैपिड रेल पूछें, चाहे वो मेट्रो पूछें, चाहे वो पहली ट्रेन पूछें, फर्रुख नगर की लाइन पूछें, 3 इंपॉर्टेंट मार्ग पूछें रेल के, या लिंक मार्ग पूछें, तो या कुछ भी पूछें घुमा फिरा के, हमें सब चीज़ें पता चल चुकी है, हम टिक मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अगली हेडिंग है वायु परिवहन। आपके हरियाणा में ऐसा नहीं है कि बहुत बिजी कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक भी नहीं है अभी तक तो, लेकिन आपने हिसार डेवलप कर लिया, क्योंकि हमें देश ने कहा था कि देश में दिल्ली के आईजीआई पे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बहुत भीड़ रहती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि रेलवे जो ट्रैक्स होते हैं, ये जो इसमें एयरपोर्ट में वो जो ट्रैक्स होते हैं ना, जिन पे रनवे जिनको बोलते हैं, वो खाली नहीं मिलते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि एरोप्लेन्स को उतरना है पर रनवे पे जगह नहीं है, क्योंकि प्रेशर बहुत था। इंटरनेशनल कितनी फ्लाइट्स जाती हैं, एक लिमिट तक की तो फ्लाइट्स चल सकती है ना, उनको थोड़ा डिस्टेंस तो चाहिए उड़ने के लिए, थोड़ा टाइम भी होना चाहिए। तो इसलिए कहा कि बहुत ज़रूरत है, इसके पैरेलल में एक डेवलप करते हैं। तो फिर हिसार देखा तो जगह भी खाली थी, एरिया अच्छा था, कनेक्टिविटी अच्छी थी हिसार और दिल्ली के बीच में, इसलिए हिसार को प्रमोट किया गया हमारी सरकार ने भी, और फिर भारत सरकार से परमिशन मिली और हिसार ने अपना 100% काम जो हमारे पार्ट पे हमें करना था हमने कर दिया। मेरे ख्याल 2019 में हमने वो सौंप दिया था भारत सरकार के सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को। वायु परिवहन 1 नवंबर 1956 यानी आपके बनने से भी 10 साल पहले हरियाणा में सिविल एविएशन की स्थापना की गई थी। पूछ लेंगे, सिविल एविएशन नागरिक उड्डयन बोलते हैं, एविएशन होता है उड़ने से संबंधित डिपार्टमेंट, नागरिक सिविल। तो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट कब बना, 56 में। राज्य में आर्थिक सर्वेक्षण 17-18 के अनुसार हिसार, ये देखो सिविल एविएशन एयरपोर्ट बता रहे हैं ये, हिसार, भिवानी, करनाल, नारनौल, पिंजौर, NPK। और NPK मतलब क्या हुआ, नारनौल, P मतलब पिंजौर, K मतलब करनाल। तो NPK 3 इंपॉर्टेंट हैं और 2 बड़े बड़े हैं, एक हिसार और एक भिवानी, ठीक है। BH जैसे मन करे याद कर लो, ठीक। सिविल एविएशन एयरपोर्ट है और 3 एविएशन सेंटर इनमें से ही हैं, हिसार, करनाल और पिंजौर। तो NPK यानी नारनौल, पिंजौर, करनाल और हिसार और भिवानी, इनमें क्या है, सिविल एविएशन एयरपोर्ट, और इन्हीं 5 में से 3 में सेंटर्स हैं, ठीक है। सिविल एविएशन सेंटर मतलब ये उड़ने से संबंधित जो सारा डिपार्टमेंट है उसको सिविल एविएशन बोलते हैं। हरियाणा में 6 असैनिक हवाई अड्डे हैं, करनाल, हिसार, पिंजौर, नारनौल, भिवानी और जींद में। इनका यूज़ एज सच हम करते नहीं हैं। हरियाणा में नारनौल शहर के निकट, बहुत इंपॉर्टेंट, नारनौल शहर के निकट बछौड़ हवाई पट्टी पर देश का पहला, जिसमें कि हम लोगों ने सिखाने के लिए जिसको डेवलप किया,
नेशनल एरो स्पोर्ट्स सेंटर 2010 को प्रारंभ किया गया। तो पूरे देश में ये पहला है जहां एरो स्पोर्ट्स यानी हवा में दिखाए जाने वाले करतब, बहुत एक्साइटमेंट जो इंसान के अंदर पैदा करे, इस तरह के गेम्स और हवा से जुड़े उनके लिए डेवलप किया गया। कहाँ? नारनौल में। पूरे देश में कहीं नहीं है, आपके राज्य में है। तो राष्ट्रीय एरो स्पोर्ट्स सेंटर 2010 को प्रारंभ किया गया। इसका नाम राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स सेंटर रखा गया। 2010 में राजीव गांधी क्यों रखा गया आप समझ सकते हैं। हुड्डा जी की सरकार थी, कांग्रेस के नाम पर ही नाम रखना था। कहाँ डेवलप हुआ ये? देश का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा के नारनौल में डेवलप किया गया है, जिसका नाम है राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स सेंटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अंबाला में अंबाला एयरफोर्स बेस है, आप अच्छी तरह जानते हैं। आपके यहाँ एयरफोर्स आते ही 2 जिले आपको याद करने हैं, एक अंबाला और एक सिरसा। ये दोनों हैं जहाँ एयरफोर्स कैंप हैं बड़े, और इन दोनों की सीट एमपी की रिजर्व्ड हैं एससीज के लिए। तो अंबाला में अंबाला एयरफोर्स बेस है जहाँ की हम बहुत भारी भारी चीज़ें रखते हैं, कल को लड़ाई झगड़ा हो तो हम यहाँ पे इसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। हिसार में हिसार फ्लाइंग क्लब है, ये क्लब है तो इसमें प्राइवेट लोग भी काम कर सकते हैं। और पिंजौर में पिंजौर फ्लाइंग क्लब है। तो ये जो है ना, ये तो सरकारी है। अंबाला एयरफोर्स बेस ऐसे नहीं कि कोई भी जाएगा यहाँ घुस जाएगा, यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी हैं जो कल को अगर हमारी पाकिस्तान या चाइना किसी की भी लड़ाई हो तो हमें यहाँ से बहुत ज़्यादा जो एविएशन है ना, जो डिपार्टमेंट है, ये एक्टिवली काम करेगा। ठीक है। अंबाला और सिरसा हरियाणा वायु सेना स्टेशन है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अंबाला और सिरसा, इन्हीं दोनों की सीटें जो है रिजर्व्ड एमपी एससी सीटें हैं। रोहतक के महम में कार्गो हवाई अड्डा है। अनाज को कभी यहाँ से कहीं बाहर ट्रांसपोर्ट करना हो तो इसके लिए रोहतक में ये कार्गो होते हैं ना, शिप्स जिनमें कि सामान ढोया जाता है, वो यूज एज सच नहीं होते। हरियाणा में लगता यात्री हवाई अड्डा, हरियाणा से लगता तो चंडीगढ़ हवाई अड्डा, जो बिल्कुल करीब है आपके दिल्ली और चंडीगढ़। करनाल और हिसार हरियाणा के प्रस्तावित हवाई अड्डे हैं, जिनमें से हिसार आपने 99.9% मतलब इनफैक्ट 100% आपके सीएम ने इनॉग्रेशन कर दिया। पिछले साल की घटना है, 19 की घटना है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, क्योंकि 20 में तो कुछ हुआ ही नहीं था। और फिर आपने ये भारत सरकार को कह दिया कि भाई हमने अपना काम कर दिया पूरा, अब जब आप चाहो आईजीआई का सेकेंड पार्ट हिसार में डेवलप कर लो। तो ये हिसार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हिसार में ना कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये 2 चीज़ें हमने पढ़ ली आज। 3 तरह के ट्रांसपोर्ट ही तो हैं। आपके यहाँ पानी का ट्रांसपोर्ट तो है नहीं, क्योंकि कोई सागर नहीं लगता हमारे यहाँ, तटरेखा नहीं है। तो 3 ही ट्रांसपोर्ट हैं, या तो सड़क का, या वायु का, या रेल का। जल परिवहन तो आपके यहाँ नहीं हो सकता ना। सड़क में आपने क्या देखा, 8,000 से बढ़ा के हमने 38,000 कर ली। सड़कें सबसे ज़्यादा लंबाई देखें तो हिसार और सिरसा में है। सबसे कम लंबाई देखें हम तो पंचकुला और फरीदाबाद में है। अगर घनत्व की बात करें तो अंबाला, और कम की बात करें तो जींद में है। हमारे यहाँ सड़कें मेनली 2 तरह की हैं, होती तो बहुत तरह की हैं लेकिन मेनली 2, नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज। हमने देखा कि यहाँ पे कई तरह की बसें चल रही हैं। कोई सारथी के नाम से चल रही है, सारथी वॉल्वो, कोई हरियाणा गौरव के नाम से चल रही है। तो ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी आपको। फिर हमने ट्रेन्स देखी 1873 में। फिर आपने फर्रुख नगर के बारे में पढ़ा, मीटर गेज पढ़ा, नैरो गेज पढ़ा, और अपना ब्रॉड गेज पढ़ा। फिर आपने रेवाड़ी को देखा, आपने 3 जोन देखे। फिर आपने मेन रेलवे के मार्ग देखे 3, और फिर उनको लिंक करने वाले मार्ग भी पढ़े। तो बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। अब आपको ये किताब उठा के पढ़नी पड़ेंगी, तब याद होंगी। ठीक है, चलिए जनसंचार की बात करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जनसंचार का मतलब क्या हुआ? मास कम्युनिकेशन। कोई भी ऐसा साधन जिससे एक आदमी अपनी बात को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाए, उसको कहते हैं मास कम्युनिकेशन का साधन। जैसे अखबार है, टीवी है, रेडियो है, ये सब मास कम्युनिकेशन के साधन है ना। आजकल तो सोशल मीडिया भी मास कम्युनिकेशन का साधन है। देश में कहाँ क्या कब किस टाइम घटित हो रहा है लाइव आप देख सकते हैं वीडियोस के थ्रू। तो मास कम्युनिकेशन का बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन नुकसान भी हो सकता है। दंगे भड़कना, गलत चीज़ों को बहुत जल्दी वायरल कर देना, ये नेगेटिव बातें भी है। लेकिन अच्छाई की तरफ अगर देखें तो हरियाणा में मास कम्युनिकेशन में रेडियो, आकाशवाणी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और एक आपके टीवी ने। अब सोशल मीडिया को यहाँ नहीं पढ़ते, ना ही पेपरों में वो आना। तो सबसे पहले आपके यहाँ ना 3 रेडियो स्टेशन हैं। सबसे पुराना रोहतक में है, फिर आपके कुरुक्षेत्र में बना, और फाइनली आपके हिसार में आकाशवाणी स्टेशन बने, जिनसे रागनियाँ आती हैं, कृषि से संबंधित बहुत सारे प्रोग्राम सुनते हैं। तो रेडियो पे आपके यहाँ 3 स्टेशन एक्टिव हैं हरियाणा के लेवल पे, ये यहीं तक सुने जाते हैं। सबसे पहला रोहतक आकाशवाणी, फिर कुरुक्षेत्र आकाशवाणी, और फिर हिसार। रोहतक वाला 1976 में बना, आपके बनने के 10 साल बाद। फिर कुरुक्षेत्र का 1991 में बना, और 1999 में बना आपका हिसार का। हिसार में इकलौता दूरदर्शन केंद्र है आपका, 2002 में बना था। एक जैसे हैं, बहुत आसानी से याद होंगे। सबसे पहले रोहतक, फिर कुरुक्षेत्र। हिसार में 2 चीज़ें बहुत जल्दी हुई हैं, 1999 में आकाशवाणी और 2002 में
अपना दूरदर्शन वाला। उस टाइम पे आपके यहाँ पे जो अम्बाला की थी ना अभी बहुत बड़ी महिला जो मंत्री रही थी, विदेश मंत्री भी एक्सपायर हुई थी 1 डेढ़ साल पहले, साल भर हो गया। कौन थी वो? बहुत बड़ा नाम जिनका है सुषमा स्वराज। वो उस टाइम पे सूचना प्रसारण मंत्रालय संभालती थी। ठीक है, चलो अब इनको पढ़ते हैं, बहुत आसान चीजें हैं। जनसंचार से आशय उन साधनों के अध्ययन और विश्लेषण से है जो जनसंख्या के बड़े भाग को आपस में जोड़ते हैं। तो जनसंचार मतलब जनता के बीच में संचार, रेडियो, टेलीविजन, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं। हरियाणा में संचार सेवाएं पहली आकाशवाणी। क्या बताया? रेडियो के 3 स्टेशन, पहला रोहतक 76, 91 कुरुक्षेत्र, 99 हिसार। आकाशवाणी रोहतक राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र है। स्थापना इसकी 8 मई 76 को हुई थी। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र, इस केंद्र की स्थापना 24 जून 1991 को हुई। आकाशवाणी हिसार ये 26 जनवरी 1999 को। तो ये इसके कुछ दिन बाद ही यहाँ दूरदर्शन बन गया। तो हिसार लास्ट में आएगा। सबसे पहले रोहतक है, लास्ट में हिसार है, तो बीच में कुरुक्षेत्र आएगा। कॉमन सेंस है। दूरदर्शन, हरियाणा राज्य का एकमात्र दूरदर्शन, इकलौता टीवी से जुड़ा केंद्र आपका हिसार दूरदर्शन केंद्र है। इसका उद्घाटन हरियाणा दिवस पर 1 नवंबर 2002 को उस टाइम की तत्कालीन मतलब उस समय की सूचना प्रसारण मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने किया। अब सुषमा स्वराज क्यों आई होंगी? क्योंकि आप ही के इलाके की हैं, अम्बाला की ही तो हैं सुषमा स्वराज, तो इसलिए उस टाइम ये बड़े डिपार्टमेंट की हेड थी जिसका काम ही टीवी रेडियो से जुड़ा था। तो जब यहाँ इनॉग्रेशन हुआ, इसी राज्य से पली बढ़ी थी, तो इसलिए यहाँ आ गई। तो सूचना प्रसारण मंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज। सन 2002 में बीजेपी की सरकार थी। 1999 से 2004 के बीच में बीजेपी गठबंधन सरकार में आई थी ना, एनडीए के नाम से। तो उस टाइम सुषमा स्वराज अपने टीवी रेडियो को संभालती थी। तो हमारे यहाँ इनॉग्रेशन पर आई हिसार में। हिसार में उससे कुछ साल पहले ही आकाशवाणी बना है, और उससे कुछ साल पहले कुरुक्षेत्र में, और उससे काफी साल पहले रोहतक में। तो 3 आकाशवाणी, रोहतक 1976, 1991, कुरुक्षेत्र 1999, हिसार। और हिसार में कुछ ही साल बाद बन गया टीवी, इकलौता दूरदर्शन केंद्र। ठीक है, हो गया टॉपिक। इसका संचालन प्रसार भारती द्वारा किया जाता है। बस यही बातें थी आकाशवाणी की और टीवी की। तो हमने ट्रांसपोर्टेशन के 3 में से 2 साधन कंप्लीट कर लिए, बस एक सड़क छोड़ दिया। आकाशवाणी वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। पत्रकारिता अभी नहीं पढ़ाऊंगी, फिर ये बहुत टफ हो जाएंगी सारी चीज़ें। इसको पढ़ाऊंगी मैं अभी एक आधे दिन में, क्योंकि फिर नहीं तो सारी चीज़ें एक जैसी टफ हो गई तो बड़ा मुश्किल लगेगा फिर। सिनेमा पढ़ लेते हैं। सिनेमा पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, 2-4 पॉइंट्स हैं, आपको सब आ जाएंगे अभी ये। आप अच्छी तरह जानते हैं सिनेमा में कुछ ही पॉइंट्स आने के होते हैं। एक तो आपके यहाँ बैनर बहुत बड़ा है, जो आपको नाम याद भी होगा। क्या नाम था उनका? जो 2 भाई थे और दोनों डायरेक्टर भी थे, और दोनों ने निर्देशन भी किया और मूवीज़ बनाई भी, प्रोडक्शन भी किया। कौन सा बैनर था वो? बहुत बड़ा, प्रभाकर बैनर। और आपने जगत जाखड़ का नाम कई बार सुना है, हमने डिटेल में पढ़ा भी है, झज्जर से थे। ऐसी उषा शर्मा है, ऋचा शर्मा है, या सोनू निगम है, या परिणीति चोपड़ा है, या जूही चावला है, या रणदीप हुड्डा है। बड़े बड़े कलाकार हैं। हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म 1970 में आनंद ने बनाई थी, निर्देशन दिया था, मतलब डायरेक्शन दी थी हरफूल सिंह जाट चुलानी, जो मैंने आपको पूरी डिटेल से समझाया हुआ है कि कैसे लोग इनको भगवान मानने लग गए थे, और कैसे इन्होंने नौकरी करके एक बंदूक, उस टाइम पे अंग्रेजों की सरकार थी, उनसे ले ली थी, और कैसे इन्होंने कुछ आदमी मार दिए थे क्योंकि उन्होंने इनको गलत फंसवाया था। और फाइनली जाके ये एक अच्छे इंसान थे, जनता की खूब सेवा की, लेकिन अंग्रेजों ने इनको भगोड़ा घोषित कर दिया और इनके पीछे जो है बड़ा इनाम रख दिया। इन्होंने उस टाइम पे इतना दबदबा बनाया समाज में कि जो ये बूचड़ खाने चलते थे, जहाँ गाय काटी जाती थी मांस के लिए, वहाँ इनका खौफ था। और इन्होंने अपने जीवन काल में 17 बूचड़ खाने बिल्कुल खत्म करवा दिए। यानी जहाँ गाय कटती थी ना हरियाणा में, ये उसके सख्त विरोधी थे। तो लोग इनको भगवान मानते थे, मसीहा मानते थे, चलती फिरती अदालत कहा करते थे। हरियाणा का रॉबिन हुड भी कहते हैं। तो रॉबिन हुड दूसरों की मदद करता था, ये भी मदद करते थे। तो हरफूल सिंह जाट चुलानी है। 1974 में बीरा शेर है, सब पढ़ाया हुआ आपको। फिल्म प्रदर्शित हुई जिसका निर्देशन अनूप सिंह ने किया। वीर घटोत्कच याद होगा ना, चांदराम जो पहलवान भी थे, 1974 में प्रदर्शित हुई। पहली हरियाणवी सफल फिल्म 1983 की बहू रानी थी, और इससे अगले साल आई सर्वाधिक सफलतम, ये सफल थी वो सफलतम है, चंद्रावल 1984, जिसमें कि जगत जाखड़ और उषा शर्मा दोनों का अभिनय। उषा शर्मा जी हिसार से हैं और जगत जाखड़ जो है वो झज्जर से।
ठीक है, ये सफलतम है, वो सफल है। 85 में प्रदर्शित फिल्म छैल गैलियां जांगी, ये तो उतनी फेमस नहीं है, फिर भी लिख दिया। 47वां नेशनल फिल्म अवार्ड जीतने वाली पहली हरियाणवी, जो नेशनल लेवल पे जिसको इंपॉर्टेंस मिली वो लाडो मूवी थी। 21 साल पहले लाडो मूवी को नेशनल अवार्ड मिला था। इसके निर्माता कुमुद चौधरी, ये नाम ने पहले नहीं पढ़ाया, और निर्देशक थे अश्विनी चौधरी। तो कुमुद चौधरी और अश्विनी चौधरी ने मूवी बनाई थी, कौन सी, लाडो, जिसको मिला था पहला नेशनल अवार्ड सन 2000 में, 47वां नेशनल अवार्ड था वो। पगड़ी द ऑनर इसको अभी मिला है। 62वां राष्ट्रीय फिल्म, उसको 47वां, इसको 62वां। सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म का पुरस्कार मिला, इसकी अभिनेत्री बलविंदर कौर, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पूछेंगे तो बलविंदर कौर। मूवी का नाम पगड़ी द ऑनर, 2016 में 62वां नेशनल फिल्म अवार्ड, और 47वां फिल्म अवार्ड जो मिला था लाडो मूवी को सन 2000 में, जिसमें चौधरी नाम के वो जो थे ना, कुमुद चौधरी और अश्विनी चौधरी, उनका मेन डायरेक्शन था। बलविंदर कौर हो गया। सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों का निर्देशन आप अच्छी तरह जानते हैं प्रभाकर ने किया है, तो सबसे ज़्यादा जो फिल्में बनाई हैं वो जयंत प्रभाकर ने बनाई है, ठीक है, डायरेक्टर हैं ये। सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों के निर्माता कौन है जिसने पैसा लगाया, देवी शंकर प्रभाकर। सुपरहिट हरियाणवी फिल्मों के अभिनेता हीरो कौन है आपके यहाँ, जगत जाखड़, जो झज्जर से थे, जगत जाखड़ झज्जर से। और जो मूवी 1984 की सफलतम थी जिसका नाम था चंद्रावल, उसके हीरो यही तो थे। हरियाणा के फिल्म कलाकार, ये सब मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, कुछ नहीं है इसमें ऐसा जो कि आपको नहीं आता, ये सब पहले वाला ही टेबल मैंने रिपीट किया है। मैप में पुरानी बातें हैं, बस ये इतना ही है मेन, नामों के साथ ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई बात नहीं, एक बार दोबारा सुन लो 2-4 नाम, क्योंकि जितनी बार सुनोगे उतना लंबा याद रहेगा। तो हरियाणा के फिल्मी कलाकार, जगत जाखड़ जी के बात पढ़ रहे हैं। अश्विनी चौधरी हैं, तो रोहतक से हैं। टीपी अग्रवाल सोनीपत से। अशोक घई, सुभाष घई, बहुत बड़ा नाम, और मैंने बहुत डिटेल से बताया था कि बॉलीवुड में कहते थे कि जिसको इन्होंने डायरेक्शन दे दी ना उसका तो करियर बन गया। ये बहुत बड़े डायरेक्टर थे सुभाष घई। और क्यू सिनेमाज हरियाणा में जो आज चल रही है बहुत बड़ी एक चेन, वो इन्हीं की है। रोहतक के हैं, निर्माता निर्देशक थे। माधुरी दीक्षित जैसी बड़ी जो टॉप उसमें हीरोइंस में गिनी जाती थी ना, वो सब इनके अंडर डायरेक्शन में, शाहरुख खान ने और ऐसे बड़े बड़े लोगों ने काम किया। केपी कौशिक जो है संगीतकार है। सुनील दत्त, फिर बहुत बड़ा नाम, वैसे तो पाकिस्तान के थे लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो ये यमुनानगर में आ गए, अभिनय से जुड़े थे। और संजय दत्त के पिताजी आप अच्छी तरह जानते हैं, मिनिस्ट्री में भी रहे हैं और मुंबई से इलेक्शन जीते थे ये। सोनू निगम का बहुत बड़ा नाम है, पार्श्व गायक हैं, प्लेबैक सिंगर हैं, अभिनय भी किया है लेकिन वो फिल्म चली नहीं थी, तो फरीदाबाद से हैं। अभिनय और गायन, मेन गायन है इनका। जूही चावला, हरियाणा की पहली मिस इंडिया जो लड़की बनी वो जूही चावला थी। सोनीपत बिल्कुल नहीं है, काट देना, गलत है, ये मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, ये अंबाला की थी। ये टाइपिस्ट थोड़ी बहुत गड़बड़ कर देते हैं, अंबाला। अभिनय में बहुत बड़ा नाम, पहली मिस इंडिया हरियाणा से। रणदीप हुड्डा को नाम को कोई इस तरह के शब्दों की जरूरत नहीं है, सब अच्छी तरह जानते हैं, रोहतक से हैं। अभिनय में बहुत बड़ा इनका सिक्का चलता है और इन्होंने सलमान खान हो या ऐश्वर्या राय हो, जो टॉप क्लास के हीरो हीरोइन है, उनके साथ भी इनकी बहुत बेहतरीन मूवीज़ में इन्होंने काम किया। सुल्तान एक एग्जाम्पल है, और एक वो पाकिस्तानी जो किरदार निभाया था, ग्रेट एक्टिंग की थी इन्होंने। रणदीप हुड्डा अभिनय में रोहतक से। सतीश कौशिक, बहुत बहुत बड़ा चेहरा, और मूवीज़ में काम भी किया, मूवीज़ बनाई भी हैं। सतीश कौशिक अपने महेंद्रगढ़ से हैं। लेखन, अभिनय, निर्देशन, तो बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एक मान लीजिए स्टेज पे है ये। पूजा बत्रा हीरोइन थी, बहुत ज़्यादा नहीं चली लेकिन फिर भी बॉलीवुड में नाम था, रोहतक। राज तिलक, बहुत छोटे रोल्स में, पानीपत से अभिनय। मल्लिका सहरावत, हिसार अभिनय। मल्लिका सहरावत के बारे में उस दिन भी मैंने कहा था, 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं, हिसार और रोहतक। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, आप इसको अभी इस क्लास के बाद ही भर के देखना, मल्लिका सहरावत, तुरंत से उसके जो एक होता है ना भाई, उसमें बायो लिखा आता है कि भाई इतना इतना यहाँ पैदा हुए, तो उसमें लिखा आएगा रोहतक। लेकिन जब आप डिटेल से उसको खोल के पूरी चीज़ें पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है मोथ विलेज हिसार में। तो ये दोनों एक चैलेंजिंग क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है कि आप उसको रोहतक टिक करें या हिसार। मुझे लगता है इस तरह के क्वेश्चंस को खुद ही अवॉइड करेंगे, क्योंकि HSSC वैसे भी बहुत बार कटघरे में रहता है कि क्वेश्चन डिस्प्यूटेड डालता है और फिर लिखित में इनकी कोई ऑथेंटिक जानकारी होती नहीं। अगर फिर भी आ जाए तो पहली प्रायोरिटी चले जाना, अगर डिटेल पढ़ते हैं ना तो मोथ गाँव मिलता है हिसार में। लेकिन जैसे ही आप क्लिक करोगे, भी करके देखना इस क्लास के बाद, तो तुरंत लिखा आएगा रोहतक में।
ठीक है। तो मल्लिका सहरावत हिसार अभिनय ऑब्लिक में रोहतक भी लिख सकते हैं। हिमांशु मलिक एक दो मूवीज में काम किया था आज से 20-25 साल पहले, सोनीपत से हैं अभिनय में। ऋचा शर्मा बड़ा नाम है गायन में, जैसे सोनू निगम का था, सेम जिले से हैं, गायन में है। जसविंदर नखला लिखा है ना, नरूला है ये, जसविंदर नरूला पंजाबी गायिका है और इन्होंने एक टाइम पे बॉलीवुड में नाम कमाया था, रोहतक से हैं गायन में। सत्येन कप्पू छोटे रोल्स निभाते हैं पानीपत से। मोहित अहलावत पानीपत से अभिनय में। मनोज कुमार यमुनानगर से अभिनय में। ठीक है, ये तो मैप है, इसमें वो आकाशवाणी और वो सब लिखा हुआ है जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। हिसार में आकाशवाणी दूरदर्शन 1999 और 2002 में, कुरुक्षेत्र में 1991 में और 76 में रोहतक में। ठीक है, अब है राज्य के रंगमंच, हमारे अपने लोकल, अभी तक तो बात कर रहे थे नेशनल, अब बात कर रहे हैं राज्य के लोकल, जो आपके दूरदर्शन पे हरियाणा में और हरियाणा की आकाशवाणी, यानी हिसार में जिसने काम किया, हिसार, कुरुक्षेत्र और रोहतक में जिसने काम किया, ये हमारे लोकल है, इनको कोई बाहर का आदमी नहीं जानता। अब जैसे सुभाष घई को तो सारा देश जानता है, रणदीप हुड्डा को सारा देश जानता है, मल्लिका शेरावत को सब जानते हैं, सोनू निगम को सब जानते हैं, जूही चावला को सब जानते हैं, ओमपुरी को सब जानते हैं, बेशक वो आपके यहाँ के हैं। अब ये वो लोग हैं जिनको हम जानते हैं, बाहर वाले नहीं जानते, क्योंकि इन्होंने लोकल लेवल पे काम किया, आपके हरियाणा के दूरदर्शन के लेवल पे, आपके हरियाणा के आकाशवाणी पे। नरेंद्र बल्हारा, ये वो आदमी है जिसने पहचान दिलाई थी हरियाणा में सीरियल्स को। हरियाणवी सीरियल पहले बनते नहीं थे, इन्होंने सबसे पहले हरियाणा में सीरियल्स बनाने शुरू किए। आज आप देखते हैं बहुत लोग सीरियल बना रहे हैं, बहुत लोग वेब सीरीज चला रहे हैं, बहुत लोग जो है कॉमेडी के उसमें काम कर रहे हैं। ये पहला कैरेक्टर है जिसने सोचा कि हरियाणवी नाटक बन सकते हैं, कितनी बड़ी बात है। इन्हीं की बेटी हैं जो अब ये दहिया फिल्म्स जो बनाते हैं ना, जो इसमें रामो का कैरेक्टर प्ले करती हैं, उनके पिताजी हैं ये। मैं उनसे मिली थी तो मैंने पूछा तो उन्होंने बताया था हार्ट अटैक हो गया था इनको, बहुत बढ़िया कलाकार थे, मंझे हुए कलाकार, लेकिन बहुत यंग एज में ही चले गए। नरेंद्र बल्हारा रोहतक के अकबरपुर गांव के निवासी, दूरदर्शन और आकाशवाणी के कलाकार रहे। तो नरेंद्र बल्हारा बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया, हरियाणवी सिनेमा में काम किया। मूवीज नहीं बनाई ज़्यादा, लेकिन जो नाटक होते हैं रोज़मर्रा के घर के जीवन के, गांव में रहा करते थे, गांव से उठे, सब चीज़ों को देखा था, नाटक बनाने लग गए, लाइफ से सीखा, फिर बाद में रोहतक शिफ्ट कर गए। नेक्स्ट है दुलीराम, ये छोटे लेवल पे सबने काम किया, ये सोनीपत के हैं, आकाशवाणी दिल्ली में नाटककार हैं। करमबीर सैनी तो आप जानते भी होंगे, बहुत बार आपने सुना भी होगा, यूट्यूब पे भी हैं करमबीर सैनी, और रंगमंच और आकाशवाणी कलाकार हैं। सेना संबंधी बहुत बार इन्होंने गाने गाए हैं। रणदीप दहिया हैं, ये नाटक, रंगमंच और दूरदर्शन के, ये छोटे, बहुत छोटे लेवल पे काम किया, इसलिए हो सकता है आपने नाम ना सुने हो। राजबाला फोगाट हैं, दूरदर्शन, रंगमंच, आकाशवाणी की गायिका है, लोकल हमारे यहाँ की। कृष्ण शर्मा है, रोहतक के प्रसिद्ध दूरदर्शन और आकाशवाणी के कलाकार हैं। ऐसे रजनीश कौर है, फतेहाबाद पूरा लिख लेना, कि प्रसिद्ध गायिका हैं ये। राम निवास हैं, हाँसी के रंगमंच कलाकार है, स्टेज पे काम किया। महावीर गुड्डू को आप सब जानते होंगे, हरियाणवी नाटकों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है महावीर गुड्डू जी ने। और जो आज हरियाणवी नाटकों का कल्चर है ना, उसमें नरेंद्र बल्हारा और महावीर गुड्डू, इन दोनों ने वो रोल प्ले किया जो सांग में कभी दीपचंद बेहमन और ये अपने ये थे ना अपने सूर्य कवि लक्ष्मीचंद जी, जैसे ये दो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जब भी सांग का जिक्र होगा, ऐसे ये दो कैरेक्टर हरियाणवी कल्चर को आगे लेके गए। कौन कौन? नरेंद्र बल्हारा और आपके महावीर गुड्डू जी, दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया। जींद के, वो तो रोहतक के थे, ये जींद के निवासी हैं, मंच संचालक, रेडियो और दूरदर्शन के कलाकार, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल। सीमा धनखड़, रंगमंच, दूरदर्शन, आकाशवाणी की प्रसिद्ध कलाकार है। ठीक है, अब ये देखो, सड़कें पूछ लेंगे, फिर चालक प्रशिक्षण अनुसंधान कहाँ है ये पूछ लेंगे, इस तरह के क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजमार्ग कुल कितनी लंबाई चौड़ाई, तो अब आपने इसका 2/3 हिस्सा पढ़ लिया इस टॉपिक का। परिवहन और जनसंचार, जनसंचार में सिर्फ एक टॉपिक छुड़वा दिया मैंने, पत्रकारिता का, और परिवहन का भी एक टॉपिक छुड़वा दिया, नेशनल हाईवेज वाला, और सड़कों का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ा है लेकिन मेन नहीं पढ़ा, तो एक पार्ट इसका और एक पार्ट इसका, दो छोटे पार्ट्स जो रह गए हैं वो हम कल की क्लास में कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे। अब जैसे 2/3 हिस्सा निपट गया ना, अब 1/3 बहुत आसान दिखेगा। अगर आज 1/3 पढ़ाती तो ये 2/3 भी टफ लगता, क्योंकि वो टफ है जो मैंने छुड़वाया है, ये आसान है। अब एक बेस बन गया ना, अब कल देखना नेशनल हाईवेज और वो सब भी आपको आसान दिखेगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं। सारे याद करने की ज़रूरत नहीं होती, आप 2-3 बार पढ़ लो। जैसे राजबाला फोगाट पढ़ लिया, नरेंद्र बल्हारा पढ़ लिया, तो 3-4 बार पढ़ लेंगे तो ये नाम थोड़े दिमाग में रह जाएंगे। ऐसे नहीं कि सारे ही नाम याद करने, ऐसे सारे याद थोड़ी होते हैं। जैसे बड़े बड़े बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां हैं तो उनको याद कर लो, बाकी 1-2 बार नज़र में से सारे निकाल लेने चाहिए, क्योंकि पेपर का नहीं पता ना कहाँ से। अब उनके लिए क्या है, किताब उठाएंगे,
50 नामों में से एक नाम लिख देंगे उनके जो मन में आएगा, जिस पे उसकी नज़र पड़ेगी। अब वो डिपेंड करता है कि वो समझदार है तो जो फेमस है उनके बारे में पूछेगा, और ऐसे ही कहीं 2 नंबरी टाइप के लगे हुए आधे तो पेपर सेट करने वाले भी तो ऐसे ही हैं हमारे हरियाणा में। तो उस कंडीशन में उसको पता ही नहीं है कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, किसी का भी नाम दे देगा। ये प्रॉब्लम है। हमारी जिम्मेदारी है हम 99% चीज़ें जो हमें पता है कि आ सकती हैं उनको तैयार कर लें। 1% तो हरियाणा का कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। यहाँ कुछ भी कोई भी कभी भी क्वेश्चन बना सकता है। आप ये देखो, पिछली बार ये क्वेश्चन आ गया था ना, वो एक ब्राह्मण जाति के ऊपर नेगेटिव वाला, तो आपके भरत भूषण भारती जी को तो सस्पेंड कर दिया था। तो यहाँ पेपर सेटर में इतना भी दिमाग नहीं है जिसने वो किया था पेपर सेट, कि किसी जाति विशेष पर कभी भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, भारत में तो खासकर। तो जिसको इतना ही नहीं पता था वो सोचो इतने हाई लेवल पे बैठा हुआ था कि पेपर की सेटिंग कर रहा था। तो यहाँ कुछ भी आ सकता है। ये खुद भी नहीं जानते होते कि हम जो उठा के दे रहे हैं वो पूछने लायक है कि नहीं है। पर हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम इसको बहाना नहीं बना सकते, हमें पढ़ना पड़ेगा। 99% जो आपको पता है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा उसको याद कर लो। 1% में सब कुछ याद नहीं कर सकते तो उनको सिर्फ रीड कर लेना चाहिए। ठीक है। ये कह रहे हैं पीडीएफ लगवा दिया करो। पीडीएफ लगती है डेली? डेली लगती है। ठीक है। अब जितने भी एग्जाम होंगे ना, तो आपको तैयारी, कोई पूछ रहा है इसके एग्जाम के लिए क्या करें, सब कुछ पढ़ना होता है। जिसको नौकरी चाहिए, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, हरियाणा है तो हरियाणा, जीके, करंट अफेयर्स, सब कुछ पढ़ना है। इसीलिए ना ये मत सोच के बैठा करो कि हम कुछ खास सब्जेक्ट पढ़ के नौकरी लग जाएंगे। नहीं, आपको जब सब चीज़ें आएंगी ना तब आपका पेपर पास होगा। एक डिपार्टमेंट के पीछे बैठे रहोगे तो रह ही जाओगे। सारे फॉर्म्स भरा करो, तैयारी ऐसी करो कि हर चीज़ में से निकल जाओ, और हर चीज़ को बार बार पढ़ना होता है ताकि वो चीज़ें हमें याद हो जाएं, तब जाके नौकरी लगती है। नौकरी लगना कोई हंसी मजाक नहीं है कि आप एक बार पढ़ेंगे और आपका सिलेक्शन। हरियाणा जी के कंप्लीशन पर आ गया, लेकिन कम से कम 10 बार जब तुम इन चीज़ों को पढ़ लोगे ना अपने आप, सुन चाहे एक बार लेना, लेकिन अपने आप 10 बार पढ़ना, तब बात बनेगी, वरना सारी चीज़ें दिमाग में मिक्स हो जाएंगी। खैर, अब यह है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली हैं और अब बहुत थोड़ा सा हिस्सा रह गया जो कि हमारा सीखना बाकी है, ना के बराबर। ट्रांसपोर्टेशन खत्म होती है तो बस वो पशुओं की गणना वाला टॉपिक है और फिर ये टॉपिक कंप्लीट, यानी छोटे छोटे बस 3 टॉपिक रह गए। अब 1-2 दिन में मैं सब करा दूंगी। इन केस अगर मैं 1-2 दिन में क्लास ना लूँ ना तो उसमें बहुत पैनिक मत मचाना। मैं मंडे ट्यूसडे में कोशिश करा के पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगी। हो सकता है कल परसों में ही, और अगर कल परसों मान लीजिए इन केस क्लास ना हो तो फिर मंडे ट्यूसडे। अब आपके पास कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं आता। कोशिश करूंगी कल ये ट्रांसपोर्टेशन पत्रकारिता दोनों करा दूं, फिर कुछ बचेगा ही नहीं। बहुत छोटे 2 टॉपिक बचेंगे, वो बहुत मतलब 1 दिन की कहानी रह जाएगी। ठीक है, चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं। अब हम मिलेंगे कल और इम्पोर्टेंट टॉपिक का बचा हुआ हिस्सा पूरा कर लिए। थैंक यू, गुड नाइट।